नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की अपनी हिंदी ऑनलाइन क्लास में सृजन पुस्तक कवि कुंवर नारायण की दो कविताएं आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे। कवि कुंवर नारायण का नाम आते ही नई कविता आंदोलन की याद आ जाती है। कवि कुंवर नारायण आज़ादी के बाद जो नई कविता आंदोलन का दौर चला था, उस दौर के अग्रणी कवि माने जाते हैं। कवि कुंवर नारायण का जन्म सन 1927 ईस्वी और मृत्यु सन 2017 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, नई कविता आंदोलन के प्रमुख कवि कुंवर नारायण तीसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। अपनी रचनाशीलता के इतिहास और मिथक के माध्यम से वर्तमान को देखने वाले कवि कुंवर नारायण माने जाते हैं। उनका रचना संसार अति व्यापक है। 1950 के आसपास इन्होंने अपना रचना कर्म शुरू किया था। इन्होंने बहुत सी कहानियाँ, लेख, फिल्म समीक्षाएं आदि लिखी और बहुत ही अच्छी बात कुंवर नारायण ने कही है कि कविता मेरे लिए कोई भावुकता की हाय हाय न होकर यथार्थ के प्रति एक प्रौढ़ प्रतिक्रिया की मार्मिक अभिव्यक्ति है। कवि कहता है कि मैं कविता किसी की वाहवाही लूटने के लिए नहीं लिखता हूँ, मैं कविता लिखता हूँ समाज की जो यथार्थ स्थिति है उस स्थिति का बोध करवाने के लिए। उनके प्रमुख कविता संग्रह है चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, वह इन दिनों। ये इनके कविताओं के संग्रह हैं। आत्मजयी तथा वाज श्रवा के बहाने उनके दो खंड काव्य हैं। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। इनके अलावा आज और आज से पहले नामक समीक्षा ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। आपकी निर्धारित पाठ्य पुस्तक में कुंवर नारायण की दो कविताएं हैं। पहली कविता कविता के बहाने और दूसरी कविता जो है वो है बात सीधी थी पर। पहली जो कविता है उस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि वर्तमान समय यांत्रिकता का समय है, मशीनी युग है और इस मशीनी युग में कुछ लोग सोचते हैं कि आज कविता का कोई अस्तित्व नहीं है। आज न कोई कविता कहने वाला है, न कोई कविता सुनने वाला है और इस यांत्रिकता के बोझ तले कविता पूरी तरह से दब चुकी है। ये कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का कहना है। जब हम कविता पढ़ेंगे तो दो चीज़ें हमारे सामने होगी, कुछ लोग और कवि। तो कुछ लोग कहते हैं कि वर्तमान युग यांत्रिकता का, मशीनों का युग है और इस युग में कविता के लिए कोई स्थान नहीं है। तो कवि उन लोगों को जवाब देता है और जो जवाब देता है वही आपके कविता का रूप ले लेती है। कवि कहता है कि चाहे कितना ही यांत्रिकता का युग क्यों ना आ जाए, लेकिन कविता का अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोगों ने जो तर्क दिए हैं, कवि ने उन तर्कों को काटते हुए बताया है कि कविता का महत्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। साथ ही साथ दूसरी जो कविता है बात सीधी थी पर, इस कविता में कवि ने संदेश दिया है कि एक कवि समाज का मार्गदर्शक और
पथ प्रदर्शक होता है। इसलिए कवि का दायित्व है कि वो अपनी रचनाएं सरल भाषा में लिखे, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक उस कविता का संदेश पहुंच सके। लेकिन कुछ कवि झूठी वाहवाही लूटने के प्रयास में भाषा को क्लिष्ट करते हैं, भाषा को कठिनतम बनाते हैं, ताकि तालियों की गड़गड़ाहट उनके मन को सुकून पहुंचा सके। लेकिन कवि कहता है कि ऐसे जो लोग हैं वो तालियों के भूखे होते हैं, प्रशंसा के भूखे होते हैं। दरअसल जो संदेश वो समाज को देना चाहते हैं वो संदेश समाज तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उनकी भाषा बहुत ही कठिन होती है। इसलिए एक कवि को सदैव सरल भाषा में अपनी बात कहनी चाहिए। कवि हो चाहे लेखक, उसे अपनी बात सीधे और सरल शब्दों में कहनी चाहिए। देखिए, कविता का शीर्षक है बात सीधी थी, लेकिन कहने के लिए कठिन शब्दों का प्रयोग कर लिया, इसलिए उस बात का कोई अर्थ नहीं निकला। तो ये दो कविताएं जो है वो हम पढ़ेंगे। पहली कविता, कविता के बहाने। कविता के बहाने कवि लोगों को ये बताने का प्रयास करता है कि चाहे कैसा ही युग क्यों ना आ जाए, कविता का महत्व कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है या कम नहीं हो सकता है। देखिए, कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कुछ लोग कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में समानता है, कुछ लोग कहते हैं। लेकिन कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में कोई समानता नहीं हो सकती है दूर दूर तक। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि चिड़िया के उड़ने का एक निश्चित दायरा होता है। चिड़िया इस घर से उड़कर उस घर पर बैठ जाती है, उस घर से उड़कर उस घर पर बैठ जाती है, उसकी उड़ान की एक सीमा है। लेकिन कविता जब कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है तब वह सभी सीमाएं तोड़ देती है, वह सीमाओं में नहीं बंधती है। इसलिए चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में समानता नहीं हो सकती है। फिर से देखिए, कुछ लोग कहते हैं कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहता है कि कविता की उड़ान का मुकाबला चिड़िया नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि चिड़िया इस घर से उस घर पर बैठ जाती है, उस घर से उस घर पर बैठ जाती है। कविता के पंख लगा, कविता पंख लगाकर जब उड़ती है तब सभी सीमाओं के बंधनों को तोड़ देती है। कैसे कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ती है? मान लीजिए आज के 500 साल पहले रामचरितमानस रूपी ग्रंथ की रचना हुई थी। आज उस ग्रंथ ने पंख लगाकर देश काल की सीमाओं को तोड़कर दुनिया के हर एक देश में रामचरितमानस रूपी ग्रंथ मौजूद है। तो जब कविता पंख लगाकर उड़ती है तब देश काल की, देश और काल कहते हैं समय को, देशों की और समय की सीमाओं को तोड़ देती है। इसलिए चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में समानता नहीं हो सकती है। कुछ लोग दूसरी बात कहते हैं। पहली बात चिड़िया वाली, दूसरी बात जो है वो है फूल। फूल, कुछ लोग कहते हैं कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कवि कहता है कि कविता के खिलने और फूल के खिलने में समानता नहीं हो सकती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि फूल के खिलने और
कविता के खिलने में समानता हो सकती है, लेकिन कवि कहता है कि फूल के खिलने और कविता के खिलने में समानता नहीं हो सकती है। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। कवि कहता है कि एक फूल खिलता है तो उसकी खुशबू कुछ सीमा में फैलती है, कुछ दायरे में फैलती है, और फूल खिलता है तो एक न एक दिन उसे मुरझाना पड़ता है। लेकिन जब कविता रूपी फूल खिलता है तो उसकी काव्य की जो सौरभ है, सुगंध है, वो देश काल की सीमाओं से बाहर चली जाती है, और कविता रूपी फूल कभी भी मुरझाता नहीं है। इसलिए कविता के खिलने और फूल के खिलने में समानता नहीं हो सकती है। तो ये फूल की बात है साहब। तीसरी बात जो है वो कवि कहता है, बच्चों का खेल, ये कवि कह रहा है। ये दो बातें तो कुछ लोग कह रहे हैं और तीसरी बात कवि कह रहा है। कवि क्या कहता है? कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बाहर भीतर इस घर उस घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो कवि कहता है कि न तो चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में समानता हो सकती है, न फूलों के खिलने और कविता के खिलने में समानता हो सकती है, लेकिन बच्चे के खेल और कविता में समानता हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, बच्चा जब खेलता है, बच्चा जब खेलता है तो खेल भावना दिखाता है और ऊंच नीच का भेद भूल जाता है, अपने पराये का भेद भूल जाता है। बच्चा अपने खेल के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे का संदेश देता है। उसी प्रकार कविता भी अपने पाठकों से भेदभाव नहीं करती है। चाहे किसी वर्ग और किसी धर्म का पाठक हो, वह कविता का आनंद ले सकता है। तो कविता किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती है और कविता भी समाज को जोड़े रखने का संदेश देती है, एकता का संदेश देती है। इसलिए बच्चे के खेल और कविता में समानता हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, तीन ही बातें आपको याद रखनी है कविता के बहाने। कुछ लोग क्या कहते हैं कि यांत्रिकता के युग में, मशीनों के युग में कविता का कोई महत्व नहीं है। उन कुछ लोगों को कवि जवाब देता है और जो जवाब है वही आपकी ये कविता बन जाती है। कुछ लोग कहते हैं चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में समानता है, लेकिन कवि कहता है नहीं है। कुछ लोग कहते हैं फूलों के खिलने और कविता के खिलने में समानता है, लेकिन कवि कहता है नहीं है। लेकिन फिर कवि कहता है कि बच्चे के खेल और कविता में समानता हो सकती है। तो ये आपकी एक कविता जो है वो हो गई। अब देखिए, आपकी दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर सीधी रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि उस बात को कहने का माध्यम थोड़ा सा क्लिष्ट या कठिन चुन लिया। इस कविता में संदेश यही है कि एक कवि समाज का मार्गदर्शक और पथ प्रदर्शक होता है, इसलिए उसे अपनी बात सीधे सरल शब्दों में कहनी चाहिए। देखिए, कविता को शुरू करते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। बात तो सीधी थी, सरल शब्दों में कहना था, लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई साहब। उस बात को कहने का माध्यम कठिन चुन लिया। उसे पाने की कोशिश में, उसे पाने की कोशिश में, किसे पाने की कोशिश में? बात के अर्थ को पाने की कोशिश में। बात, ये चीज आपको पकड़ के रखनी है भाई। बात तो सीधी थी
लेकिन भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई, यानी बात को कहने का तरीका कठिन चुन लिया। उसे पाने की कोशिश में बात के अर्थ को पाने की कोशिश में क्या किया, भाषा को उल्टा पलटा, बदला, चेंज किया, घुमाया फिराया, शब्दों को इधर से उधर रखा, उधर से इधर रखा, कि या तो बात बने या कठिन भाषा से बाहर आए, या तो बात बने या कठिन भाषा से बाहर आए। कवि कहता है कि बात तो मुझे बहुत सीधी सरल कहनी थी, लेकिन मैंने माध्यम कठिन चुन लिया। अब कठिन चुन लिया तो मुझे खुद को ही उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उस अर्थ को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, इधर उधर किया, शब्दों को इधर उधर घुमाया, कि या तो बात बने यानी उसका अर्थ मिले या वो भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई साहब। इतनी देर तो भाषा ही कठिन थी, अब तो बात ही कठिन हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या लिखा था, खुद के ही समझ में नहीं आ रहा है। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेहतर कसता चला जा रहा था। सारी बात को मुझे धैर्य से समझना था, मुझे ये करना था कि मुझे भाषा को सरल करना था, लेकिन मैंने धैर्य नहीं रखा और पेच को खोलने की बजाय बेतरह कसता चला गया। देखो ये पेच है इसके, हैं? अब इसको खोलना है, यदि खोलना है तो इसको ऐसे घुमाएंगे। मैंने ऐसे तो घुमाया नहीं, मैंने ऐसे घुमाया बेतरह। जब बेतरह घुमाते हैं तो क्या होता है, इसकी चूड़ी मर जाती है और ये किसी काम का नहीं रहता है। फिर अपन इधर से जोर लगाते हैं, इधर निकल जाता है, फिर जोर लगाते हैं, इधर निकल जाता है। तो मैं पेच को खोलने के बजाय बेतरह कसता चला जा रहा था। पेच को खोलने की बजाय, अर्थात भाषा को सरल करने की बजाय मैं उसे और कठिन करता चला जा रहा था, क्योंकि इस पर साफ सुनाई दे रही थी मुझे तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। कवि भाषा को कठिन क्यों कर रहा है? क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि यदि मैं कठिन भाषा में कविता लिखूंगा तो उस कविता को सुनकर लोग तालियां बजाएंगे, उस कविता को सुनकर लोग वाह वाह करेंगे। तो कवि तालियों का भूखा है, झूठी वाहवाही का भूखा है, इसलिए वो अपनी भाषा को कठिन करता है। आखिरकार वही हुआ साहब जिसका डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। चूड़ी मरना मुहावरा है जिसका अर्थ होता है बात का प्रभावहीन हो जाना। और भाषा के साथ जब मैंने जोर जबरदस्ती की तो बात की चूड़ी मर गई, अर्थात बात प्रभावहीन हो गई। अब जो बात कौन सी? वही बात जो कह रहा था, अब वो बात प्रभावहीन हो गई, उस बात का कोई प्रभाव नहीं है और वह भाषा में बेकार घूमने लगी साहब। अब जिस शब्द का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है वो तो भाषा में बेकार ही घूमेगा। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। आपने देखा होगा कई बार पेन को अपन ऐसे खोलते हैं और फिर उसको कसते हैं वापस तो उसकी चूड़ी मर जाती है। चूड़ी मर जाती है तो हम क्या करते हैं, हम एक कागज़ का टुकड़ा लेते हैं और कागज़ का टुकड़ा उसके लगाकर उसको ठोक देते हैं। अब बाहर से तो ये अपने को सही दिख रहा है लेकिन उसके अंदर कसावट नहीं है। जैसे इधर से लिखेंगे इधर से फट फेंक देगा ये। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, जो शब्द थे मैंने उसको वहीं चिपका दिए साहब, वहीं रख दिए कि ये यहीं रहेंगे। ऊपर से तो ठीक ठाक दिख रहे हैं शब्द लेकिन अंदर से उनमें कसावट नहीं है, अर्थात उन शब्दों का कोई अर्थ निकल ही नहीं रहा है। न तो कसाव है उनमें न उनमें ताकत है, वो प्रभावहीन शब्द है, अर्थहीन शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, ये वही बात है शुरू में कि बात तो सीधी थी लेकिन कहने का माध्यम कठिन चुन लिया। वही बात यहाँ पर देखिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। जब किसी चीज को, वस्तु को
मानव की तरह बर्ताव करते हुए बताते हैं तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। तो बात ने एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा, क्या पूछा? मुझे पसीना पोंछते देखकर थक गया इतनी देर भाषा को सरल सहज बनाने में, लेकिन नहीं बना सका, कठिन ही बनती गई वो। और उसने मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा क्या? बात ने शरारती बच्चे की तरह मुझसे पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा क्या? कि तेरे को इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या कि सीधी बात को सीधे तरीके से कह सके। एक ऐड भी आता है टीवी पर, आप लोगों ने देखा होगा, सीधी बात नो बकवास। उसी प्रकार यदि हमें कोई बात कहनी है तो उसका माध्यम सरल चुनना चाहिए। यदि हम कठिन माध्यम चुन लेंगे तो वो बात किसी के समझ में नहीं आएगी। शीर्षक था बात सीधी थी पर सीधी रही नहीं। क्यों नहीं रही? क्योंकि उसका माध्यम कठिन चुन लिया। तो स्टूडेंट्स, ये कुंवर नारायण की दोनों कविताएं हमने आज के वीडियो में पढ़ी है। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर आपको बताएंगे। धन्यवाद।